देखो पहले डिविडेंड वाला प्रेजेंटेशन का बात करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2011 मिस्टर सुब्रमण्यम हैज 20,000 इक्विटी शेयर इन एक्स लिमिटेड। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर वे 10 रुपीज ईच बट देयर बुक वैल्यू वे 16 रुपीज पर शेयर। ऑन जून 1 2011 मिस्टर सुब्रमण्यम परचेज 5,000 इक्विटी शेयर मोर इन एक्स लिमिटेड ऑफ 14 रुपीज ईच। तो एक मिस्टर सुब्रमण्यम है, उसके पास 20,000 इक्विटी शेयर था 1 अप्रैल को, 10 रुपया फेस वैल्यू वाला, जिसको वो खरीदा था 16 रुपये में मार्केट से। फिर जून 1 को 5,000 इक्विटी शेयर और खरीदा, जिसको वो खरीदा 14 रुपया पर शेयर में। सितंबर 1 को कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर किया 15% फॉर असेसमेंट ईयर 10 फॉर फाइनेंशियल ईयर 10-11। तो मजेदार चीज देखो, तुम शेयर कब खरीदा? शेयर खरीदा 1/6 को, मतलब हाँ 1 अप्रैल को हेल्ड कर रहा था, मतलब पहले से तुम्हारे पास शेयर था। नहीं 1 जून को, मतलब तुम्हारे पास 20,000 शेयर पहले से था और 1 जून को तुम और 5,000 शेयर खरीदा। डिविडेंड पिछले साल का है। देखो डिविडेंड का नियम क्या होता है पवित्रो, कंपनी अप्रैल से मार्च तक बिजनेस करता है, मार्च के बाद प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट करता है और फिर डिविडेंड डिक्लेयर करके पेमेंट कर देता है। जून जुलाई अगस्त तक पेमेंट कर देता है या सितंबर तक। यहाँ भी वही हुआ, कंपनी डिविडेंड कब बांटा है? 1 सितंबर को। 29 हाँ 1 सितंबर 2011 को। थर्ड लाइन में देखो लिखा है ऑन 1 सितंबर 2011 एक्स लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड फॉर द ईयर 10-11। मतलब पिछला साल जो कमाई किया उसको इस साल कैलकुलेट करके डिविडेंड डिक्लेयर किया। अब कंपनी डिविडेंड देगा किसको? जिसके हाथ में शेयर है उसको। आज के दिन 1 सितंबर के दिन जिसके पास शेयर है डिविडेंड तो उसको दे देगा। लेकिन तुम्हारे पास 20,000 शेयर पिछले साल भी था, लेकिन ये 5,000 शेयर तो पिछले साल नहीं था। नहीं तो यानी लेकिन डिविडेंड तुमको पूरे 25,000 शेयर के लिए मिला। बात समझ रहे हो मेरा, हम क्या बोलना चाहते हैं? तुमको डिविडेंड मिला 25,000 शेयर के लिए, लेकिन तुम डिजर्व करते थे केवल 20,000 शेयर के लिए, 20,000 के लिए। तो तुमको जो एक्स्ट्रा डिविडेंड मिल गया वो तुम्हारा डिविडेंड नहीं था, लेकिन तुमको मिला। अच्छा, देखो डिबेंचर पे भी इंटरेस्ट पे भी अपने यही कहानी पढ़े थे। उस पीरियड का इंटरेस्ट मिल गया जिसमें तुम नहीं था डिबेंचर होल्डर। लेकिन पवित्रो वहां पे कैलकुलेट करना पहले से उस आदमी के लिए आसान था ना। 1 मिनट से कॉल कर रही है। मिस्टर सुब्रमण्यम को 20,000 शेयर के लिए तो डिविडेंड मिलना ही चाहिए था, क्योंकि पिछले साल भी वो शेयर होल्डर था। तो पिछला साल का कमाई पे कंपनी डिविडेंड दे रहा है और मिस्टर सुब्रमण्यम के पास भी पिछला साल वो शेयर था, तो वो डिविडेंड उसके प्रॉफिट का हिस्सा है। वो डिविडेंड उसके प्रॉफिट का हिस्सा है, उसको नॉर्मल प्रॉफिट की तरह मिलना चाहिए था। लेकिन कंपनी जिस दिन डिविडेंड बांट रहा है उस दिन सुब्रमण्यम के पास टोटल शेयर कितना है? 25,000, 20,000 प्लस 5,000 वो 1 जून को जो खरीदा है। तो कंपनी डिविडेंड जब बांटेगा, कंपनी सितंबर में डिविडेंड कैलकुलेट किया है, जिसके पास शेयर है उनको सबको डिविडेंड पकड़ा देगा। तो कंपनी मिस्टर सुब्रमण्यम को 25,000 शेयर के लिए डिविडेंड बांटा, जबकि मिलना चाहिए था, वो डिजर्व करता था 20,000 शेयर के लिए। 20,000 ये 5,000 शेयर पिछले साल किसी और पार्टी के पास रहा होगा। लेकिन जैसे अपने डिवेंचर वाला चैप्टर में पढ़े थे, डिवेंचर वाला पार्ट में सॉरी, कि वो जो 3 महीना शेयर पिछला वाला पार्टी होल्ड किया वो कम इंटरेस्ट करके इंटरेस्ट जोड़ के ले लेगा मेरे से। यहाँ डिविडेंड में वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट का रेट पहले से पता होता है। डिविडेंड में थोड़ी ना पता है कंपनी कितना डिविडेंड बांटेगा। प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट नहीं होता तो डिविडेंड नहीं बांटता। प्रॉफिट और भयानक होता तो और बहुत ज्यादा डिविडेंड बांट देता। तो वी नेवर नो। इसीलिए जो पिछला पार्टी है वो भी मिस्टर सुब्रमण्यम से डिविडेंड वसूल नहीं कर पाया होगा। यहाँ तक का बात क्लियर है? यस सर। अब अकाउंटेंसी का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात समझना। हमको अगर कोई ऐसा चीज मिले जो मेरे हक का नहीं था, हमको कोई ऐसा चीज मिले जो मेरे हक का नहीं था, वो मेरे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू को कम कर देता है, मेरा कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है।
तुम एक चीज सोचो ना, ये कंपनी का जो शेयर है, हम पहले से कितना हाँ। रुपया लगा के रखा है इस कंपनी में? 20,000 इंटू 16, Yes, sir. 3,20,000। 3,20,000, और फिर 5,000 इंटू 14 करके और खरीदा, मतलब 70,000। Hmm. तो तुम देखो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कैसे प्रेजेंट कर रहा है। 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी लिखा, फॉर्मेट वही है जो डिवेंचर के लिए था। डेट पर्टिकुलर नॉमिनल वैल्यू डिविडेंड कॉस्ट, डेट पर्टिकुलर नॉमिनल वैल्यू डिविडेंड कॉस्ट, वहाँ इंटरेस्ट था, यहाँ डिविडेंड वर्ड आ गया। ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा। हाँ। अब देखना वो जो अकाउंट्स का तुमको एक फंडामेंटल रूल समझाया वो कैसे इंप्लीमेंट होगा। हम 1 अप्रैल को 2 लाख शेयर होल्ड करके बैठा है, तो हम टू बैलेंस बीडी बोल के नॉमिनल वैल्यू में लिख दिया 2,20,000 शेयर था ना, तो 20,000 इंटू 10, 2 लाख नॉमिनल वैल्यू, और 3,20,000 मेरा परचेजिंग प्राइस है, तो 20,000 इंटू 16, 3,20,000 हम कॉस्ट में लिख दिया। फिर 1 जून को हम क्या किया, और शेयर में इन्वेस्ट किया, खरीदा। तो और खरीदा, तो टू बैंक इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक हाँ। मेरा एंट्री होगा टू इन्वेस्टमेंट के बैंक। लिए। हम टू बैंक को हाँ। नॉमिनल वैल्यू 5,000 इंटू 10, 50,000 लिखा, और 5,000 इंटू 14 रुपया मेरा परचेजिंग प्राइस है, तो 5,000 इंटू 14, 70,000 लिखा। यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. अब ये डिविडेंड मेरे को कब मिला? 20 सितंबर को। 1 सितंबर को कंपनी हाँ। डिक्लेयर किया, और 20 सितंबर को मेरे अकाउंट में पैसा आ गया। तो देखो 20 सितंबर को क्रेडिट साइड में क्या किया, क्योंकि इनकम है, पैसा मिल रहा है, बैंक टू डिविडेंड Yes. होने चाहिए। हाँ। यहीं पर फंसे, यहीं पर फंस गए पवित्रो। तुम बैंक टू डिविडेंड बोला, है? हाँ। तुम डिविडेंड के कॉलम में 30,000 पूरा पैसा लिखेगा, मतलब हाँ। ये गलत होगा। ये पूरा का पूरा डिविडेंड जो हमको मिला, हमको टोटल डिविडेंड मिला कितना? मिला हमको 2,50,000 इंटू 15%, फेस वैल्यू पे डिविडेंड मिलता है ना, तो 2 लाख मेरा हाँ, हेल्ड सर। शेयर था, और 50,000 नया, टोटल फेस वैल्यू 2,50,000, उसका 15% कितना होगा बोलो? 2,50,000 का 10% कितना? 25,000, और 5% 12,500 और 12,500। 37,500। हाँ। 37,500 मेरे को डिविडेंड मिला, है ना जेनी? Yes, sir. अब देखो 2 लाख का 15% कितना होता है? 30,000, और 50,000 का 30,000। 15% 7,500। 7,500। तो देखो 2 लाख का 15% जो मिला वो तो मेरे हक का डिविडेंड है ना, उसको देखो डिविडेंड अकाउंट में ही लिखा। लेकिन जो 50,000 पे हमको डिविडेंड मिला, हम क्या बोला था फंडामेंटल रूल में, वो मेरे कॉस्ट को कम कर देता कम है। कर कम देगा। कर देता है। तो देखो हम क्या किया, वो 7,500 लिखा कॉस्ट के कॉलम में। अब तुम जब बैलेंस सीडी करोगे तो क्या होगा? बाई बैलेंस सीडी 3,90,000 माइनस 7,500 होगा ना। तो तुम क्या बोलोगे? हाँ। 25,000 शेयर है तुम्हारे पास, जिसका वैल्यू कितना है? 3,90,000 नहीं, 3,82,500। कॉस्ट कम हो गया ना। हाँ। फोकट का फायदा कॉस्ट को कम कर देता है। हम एक एग्जांपल बोलते हैं, हाँ। तुम बाजार में एक टूथपेस्ट खरीदने गए, 50 रुपया मान लो टूथपेस्ट का दाम था, और 10 रुपया का ब्रश साथ में फ्री मिला, तो तुम क्या बोलते हो? मेरे को तो 40 रुपये पड़ा, 10 रुपया का तो ब्रश भी आ गया फ्री में। बस। हाँ। बोलते हो कि नहीं बोलते हो ये बात? हम्म। वही लॉजिक यहाँ हुआ। फोकट का फायदा मेरे कॉस्ट को कम कर देगा। कर देता है। तो देखो यहाँ पे किया कि नहीं किया? 3 लाख। अब यहाँ बैलेंस सीडी लोग किया नहीं, तुमको करना चाहिए था। यहाँ पे लिखते भाई बैलेंस सीडी, नॉमिनल वैल्यू में तो पूरा 2.5 लाख लिखते, नॉमिनल वैल्यू में पूरा 2.5 लाख लिखते, और कॉस्ट के कॉलम में क्या लिखते? 3,82,500। 82,500। और ये 30,000 हाँ। डिविडेंड जो क्रेडिट में है, तो डेबिट साइड में करते 2 PL, और 30,000 को PL में भेज देते। यानी हम अपने 30,000 को प्रॉफिट माना, हम पूरा 37,500 को प्रॉफिट नहीं माना, है ना? अच्छा। हाँ। तो पर सर जब डिविडेंड मिल रहा होगा तब तो वही एंट्री होगा ना, बैंक टू डिविडेंड 30,000 30,000। एंट्री हो जाएगा। एक्चुअली में बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को कम कर दे रहा है ना मेरा। अच्छा अच्छा। तो इन्वेस्टमेंट जब हाँ। करते हैं तो डेबिट, कम हो रहा है वैल्यू तो क्रेडिट। क्रेडिट। हाँ। तो ये लॉजिक
सर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों बात था जिसको आप बहुत 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 इंपॉर्टेंट बोले? तुम आगे जाके सेमेस्टर 6 में एक चैप्टर पढ़ोगे होल्डिंग कंपनी, वहां पर ये कंसेप्ट सेमेस्टर बहुत 5 में काम आएगा। वहां पर ये कंसेप्ट सेमेस्टर 5 में, सॉरी, वहां पे ये कंसेप्ट बहुत काम आएगा, क्योंकि वहां पर भी तुम किसी कंपनी के होल्डिंग बन रहे हो और तुमको कुछ भी फोकट में मिल रहा है। देखो होल्डिंग कैसे बनते हैं, उस कंपनी का शेयर खरीद के 51% शेयर को कंट्रोल करते हैं। 50% शेयर खरीद के। हाँ तो हम तुम्हारा कंपनी का मोर देन 50% शेयर खरीदा, लेकिन अगर तुम्हारी कंपनी से हमको ऐसा कुछ मिला जो फोकट का है, तो मेरा कॉस्ट को कम कर देगा। ये कम कर बात देगा, हाँ। अपने दिमाग में हमेशा के लिए सेट कर लो। ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर में काम आएगा, अमालगमेशन में काम आएगा, होल्डिंग कंपनी में काम आएगा, बहुत जगह ये कंसेप्ट काम आता है कि फोकट का कुछ भी मिले वो मेरे कॉस्टिंग को कम कर देता है। ये अकाउंट्स का बहुत अच्छा प्रिंसिपल है एक, ठीक है। यस सर। अब आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। बोनस शेयर अगर मिले, बोनस भी तो फोकट का शेयर है। हाँ सर, फॉरफीचर शेयर को वो बोनस से इशू करता है बाद में। नहीं 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 नहीं, ये जरूरी नहीं है। कौन बोला? नहीं, कौन बोला ये मैक्सिमम केस में बात? तो यही होता है ना। नहीं, कभी नहीं नहीं, नहीं, मैक्सिमम कभी नहीं। कौन बोला ये बात? फॉरफिटेड शेयर को तुम क्या फोकट में इशू करता है? तुम इशू ऑफ शेयर चैप्टर जब पढ़ा था तो री इशू जब करता था क्या फ्री में री इशू करता था? नहीं नहीं नहीं। नहीं, रीज फ्री में कैसे कटेगा? डिस्काउंट में कर देता था, वो अलग बात है, बट कुछ तो पैसा लेता ही था। हाँ हाँ, लेता था, हाँ। हाँ, तो फिर कैसे बोल सकते हो कि ना फॉरफीचर शेयर को बोनस शेयर के रूप में बांटते हैं? पूरा गलत कंसेप्ट है। कंपनी बोनस शेयर क्यों बांटता है? देखो, कंपनी शेयर होल्डर को खुश करने के लिए दो चीज दे सकता है, या तो डिविडेंड दे दे। नॉर्मली जब कंपनी जनरली हाँ। ठीक ठाक प्रॉफिट कमाता है तो डिविडेंड बांट के शेयर होल्डर को खुश करता है। लेकिन कंपनी बहुत प्रॉफिट कमाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट कमा लिया इस बार मेरा कंपनी, तो कंपनी बोलता है ये हाँ। बोनस क्या बोलते हैं, डिविडेंड बांटना तो छोटा मोटा बात हो गया, हम लोगों को फ्री में शेयर देंगे, मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को हम फोकट में शेयर देंगे। बात समझ? पैसा नहीं लेगा कुछ। हाँ, पैसा नहीं लेंगे, एकदम फ्री में देंगे। इसको मतलब कंपनी का जब बहुत अच्छा सरप्लस होता है, बहुत अच्छा नेट प्रॉफिट होता है, तब कंपनी बोनस शेयर भी बांटता है। एक बात बोलो हमको, जनरली शेयर इशू करने का जनरल एंट्री क्या होता है? एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एक बार इन्वेस्टमेंट चैप्टर से बाहर जा रहे हैं। पहले तो होता है आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर का। एप्लीकेशन का कहानी छोड़ दो। ओ अच्छा, एकदम सिंपल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होता है, बैंक टू शेयर कैपिटल ही होता है। कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यस सर। लेकिन जब फोकट में शेयर बांटते हैं तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल तो होगा, बैंक अकाउंट नहीं होगा। बैंक अकाउंट डेबिट तो नहीं हो सकता क्योंकि पैसा नहीं है। लेकिन जनरल एंट्री में सर हम लोग तो 11 के बिगनिंग से आप एक ही चीज सिखाए हैं, डबल एंट्री डबल एंट्री डबल एंट्री कंसेप्ट। तो कुछ तो डेबिट होगा, एक कुछ तो चीज हो डेबिट सकता है। हाँ, एक चीज हो सकता है। बोलो क्या हो सकता है? सस्पेंस अकाउंट नेवर नेवर। ये तुमको सस्पेंस क्यों जाएगा? तुमको सस्पेंस है क्या? तुम पता बोनस तो शेयर है कि क्यों बांट कुछ रहे नहीं हैं? मिल रहा। मतलब तुमको क्या ये लगता है कि कंपनी को पता ही नहीं है बोनस क्यों बांट रहे हैं? हम ना, मेरा आंसर में हिंट में, मेरा स्टार्टिंग का डिस्कशन में हिंट छुपा हुआ था। हम क्यों बांट रहे थे बोनस शेयर? सरप्लस, ये हाँ, ज्यादा बहुत प्रॉफिट कमाने के बहुत लिए। profit शेयर होल्डर। हम बार बार ये बोला था ना, मेरे को बहुत प्रॉफिट हुआ, बहुत प्रॉफिट हुआ। यानी जनरल रिजर्व या पीएल को यूज करके हम बोनस शेयर अच्छा। बांटेंगे। तो तुम पीएल अकाउंट, ये हाँ जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट या पीएल अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व जो होते हैं ना मेरे, फ्री रिजर्व मतलब जिन रिजर्व समझ में के लिए नहीं रखा है, स्पेसिफिक रिजर्व नहीं, कैपिटल रिजर्व नहीं, या क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं, इनका बात नहीं कर रहा हम। ये फ्री रिजर्व नहीं है क्योंकि तुम इनको पर्टिकुलर पर्पस के लिए रखा है ना। जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व है। तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस में सरप्लस पड़ा, रिजर्व्स एंड सरप्लस वर्ड यूज करते हो ना, रिजर्व्स एंड सरप्लस बैलेंस शीट, तो वो सरप्लस का बात हो रहा है। तुम्हारे पास फालतू का पीएल पड़ा है, फालतू का रिजर्व पड़ा है, उनको यूटिलाइज कर लो। क्योंकि देखो बेटा, जनरल एंट्री कुछ तो इशू करना पड़ेगा,
मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम 5 लाख रुपए का बोनस शेयर फोकट में बांटा, तो मेरा हाँ। 5 लाख का इक्विटी शेयर तो गया, हम्म हमको बैलेंस हाँ। शीट में शेयर कैपिटल तो बढ़ाना ही पड़ेगा। हाँ, तुम बोलोगे इशू सर को तो पैसा करना ही नहीं आया, पड़ेगा। तुम बोलोगे पैसा नहीं आया तो हम एंट्री पास नहीं करेंगे, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि शेयर तो निकला, नहीं, ये कैसे? ट्रांजेक्शन तो हुआ है। हाँ। तो देखो हम साथ साथ क्या कर दिया, पीएल या रिजर्व को कम कर दिया, मतलब वहीं का वहीं इंपैक्ट हो गया। कंपनी का बैलेंस शीट याद करो, शेयर कैपिटल होता है, रिजर्व एंड सरप्लस होता है कंपनी के बैलेंस शीट में, शेयर होल्डर्स फंड है, रिजर्व हाँ। एंड सरप्लस है ना, बैलेंस शीट का फॉर्मेट में ऊपर Yes, वाला sir. पार्ट। यस तो बस हम क्या किया, हम कैपिटल को बढ़ाया, रिजर्व एंड सरप्लस को कम कर दिया, वहीं पे मेरा एडजस्टमेंट भी हो गया और मेरे को कोई और कोई हाँ। इम्पैक्ट भी नहीं हुआ। हाँ, नहीं, हाँ। सोचो सोचो, है ना। यस हाँ। सर ये बात हमको यहाँ पे समझाना नहीं था, बट हम ये पढ़ाया क्योंकि कंसेप्ट जुड़ा हुआ था। यहाँ पर है कि तुम इन्वेस्टमेंट कियो, तुम यहाँ पे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी ना इस चैप्टर को सॉल्व कर रहे हो, इस चैप्टर को तो तुम सॉल्व करो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो एक सम देखते हैं, पता चल जाएगा कैसे प्रेजेंट करते हैं बोनस को। ऑन 1 अप्रैल 2011 मिस्टर सुब्रमण्यम हैज 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 रुपीज ईच, बट द बुक वैल्यू ऑफ 16 पर शेयर। मतलब पिछले वाला ही सम्स का अगला पार्ट है ये। देखो अगला लाइन भी पिछले वाले सम्स का ही है। ऑन जून 1, 2011 मिस्टर सुब्रमण्यम परचेज 5,000 इक्विटी शेयर इन एक्स लिमिटेड फॉर 14 रुपीज ईच। पहला दोनों सेंटेंस क्वेश्चन का पिछला सम्स का रिपीटेशन था। अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, ऑन जून 30, 2011 द डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड अनाउंस्ड बोनस इशू। यहाँ पे डिविडेंड की जगह हम लोग बोनस का सम्स कर रहे हैं। बोनस was declared at the rate of 1 equity share for every 5 share held। मतलब क्या है इस लाइन का, हम अंडरलाइन करके रखा है इस लाइन को। कौन सा? ऑफ 1 इक्विटी शेयर ऑफ एवरी 5 शेयर हेल्ड। अच्छा, एक के बदले में 5। हाँ, 5 के बदले में 1। 5 की सॉरी बदले 5 के बदले में 1। हाँ, सॉरी तो सॉरी। यहाँ तो बेटा ऐसे लिख दिया था इसलिए आराम से पढ़ लिया। अगर हम बोलता 1:5, हमेशा बाद वाला देखो 5:1 अगर हम बोलता मतलब 1 के बदले में 5 बोनस देंगे, जिसके पास भी 1 शेयर है 5 शेयर देंगे। और अगर हम 1:5 बोलता है तो मतलब हर 5 के बदले में 1 बोनस शेयर देंगे। तो जो बाद वाला नंबर है मेरे रेशियो में जो बाद वाला नंबर है, बाद वाला वो नंबर शेयर है। तुम हाँ। होल्ड करके रखे हो, और पहला वाला नंबर है उतना हम बोनस शेयर देंगे। अच्छा। तो जैसे यहाँ बोले ना 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड, मतलब ये बोलना चाहता है 1:5। तो एग्जाम में बहुत बार ऐसे लैंग्वेज में नहीं लिख के 1:5 लिख देगा, कंपनी इज डिक्लेयरिंग 1:5 बोनस। अब आदमी कंफ्यूज, 1 के बदले में 5 की 5 के बदले में 1। तो हम हमेशा क्या याद रखेंगे, जो पहला वाला नंबर है रेशियो में वो वाला नंबर उतना शेयर बोनस में दे रहे हैं, और दूसरा वाला मतलब यहाँ 5 के बदले में 1 मिल रहा है। हाँ। नहीं हर 5 के बदले में 1। हाँ, यहाँ पे ये बोलना चाहता है 5 के बदले में 1। तो मिस्टर सुब्रमण्यम के पास टोटल कितना शेयर है जिस दिन कंपनी बोनस डिक्लेयर किया? इसे यहाँ पर 20,000 तो पहले ही था, 25,000। हाँ, 25,000 है। तो हर 5 के बदले में 1, यानी हर 25,000 के बदले में 5,000 बोनस शेयर। मिस्टर सुब्रमण्यम को 5,000 बोनस शेयर फोकट में मिलेगा। हाँ। ये बात क्लियर है एकदम? यस हाँ सर सर। अब देखो प्रेजेंटेशन कैसे किया। देखो पहले तो नोट में निकाला है कि 5,000 बोनस शेयर मिलेगा, 25,000 इंटू 1/5, 25,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1, 5 के बदले में 1, तो 5,000 बोनस शेयर मिल रहा है। तो अब देखो प्रेजेंटेशन कैसे किया। टू बैलेंस बीडी लिखा 2 लाख नॉमिनल वैल्यू 20,000 इंटू ओपनिंग बैलेंस। और तुम खरीद के रखा उसको 16 रुपया पर शेयर में, मतलब 20,000 इंटू 16 तुम्हारा कॉस्ट है 3,20,000। टू बैंक तुम और 5,000 शेयर खरीदा तो 5,000 इंटू 10 नॉमिनल वैल्यू में लिख दिया 50,000, और 5,000 इंटू 14 रुपया में तुम खरीदा, यानी 70,000 रुपया तुम कॉस्ट में लिख दिया। अब देखो बोनस शेयर को कैसे लिखा। 2 अगस्त को बोनस मिला, 2 अगस्त को बोनस अकाउंट में बोनस घुसा, कंपनी डिक्लेयर किया था 30 जून को, अकाउंट में आते आते 2 अगस्त हो गया। तो 2 अगस्त को तुम 2 बोनस शेयर लिखा। नॉमिनल वैल्यू में तो देखो वैल्यू लिखा, कॉस्ट में कुछ नहीं लिखा। हाँ, तो कॉस्ट में तो कुछ नहीं दिखेगा ना। हाँ, क्योंकि तुमको तो कॉस्ट फ्री का मिला है। तुमको तो, हाँ एग्जैक्टली, तुमको तो फ्री का मिला है।
लेकिन आप टी देखो का मिल मजेदार रहा है। चीज, ये लोग इस पार्ट को कंप्लीट नहीं किया। अगर हम कंप्लीट करते तो हम क्रेडिट साइड में अब क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। हम हाँ नॉमिनल वैल्यू में क्या लिखते हैं, 3 लाख, 2 लाख, हाँ 3 लाख, और कॉस्ट में कितना लिखता, 3,90,000। 3,90,000। हाँ अब एक मजेदार चीज देखो, तुम्हारे पास एक्चुअली में पैसा देके कितना शेयर खरीदे तुम, 25,000 शेयर। पैसा देके तो 25। 25,000 शेयर। तो अगर हम तुमको बोलते पर शेयर कॉस्ट बताओ हमको, तो 3,90,000 डिवाइडेड बाई 25,000 करते, तुम्हारा 15 रुपया 60 पैसा एक शेयर का कॉस्ट आता। तुम टोटल पैसा खर्चा कियो 3,90,000, हाँ और हम तुमको बोलते तुम्हारे पास शेयर कितना, तुम बोलते 25,000, तो हम बोलते एक शेयर का दाम कितना, तुम बोलते 15 रुपया 60 पैसा। 3,90,000 डिवाइडेड बाई 25,000। लेकिन जैसे हाँ। बोनस शेयर मिला तुमको फोकट में 5,000। अब देखो तुम्हारा लगा तो 3,90,000 ही, लेकिन तुम्हारे पास शेयर कितना है, 30,000 शेयर। 3,30,000 का, सॉरी। हाँ तो एक शेयर का कॉस्ट कितना पड़ा, 13 वैल्यू कम गया। 13 रुपया। वैल्यू कम। ओ हाँ, कॉस्ट कम गया। हाँ बोनस शेयर पर यूनिट कॉस्ट को कम कर देता है। हम्म। टोटल कॉस्ट अब 3,90,000 ही रहता। बैलेंस सीडी में टोटल कॉस्ट क्लोजिंग डेट के 3,90,000। दिन बैलेंस सीडी में 3,90,000 ही रहता। डिविडेंड की तरह यहाँ पे वैल्यू नहीं कम हो जाएगा कॉस्ट का, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पर यूनिट तुम्हारे कॉस्ट को कम करती है। कॉस्ट कम कर देगा। हाँ अब तुम मार्केट में बेचने जाओ तुमको फायदा ही होगा। हाँ। चलो एक सम सॉल्व। सर हाँ बोलो। जैसे मतलब कोई सेल किया तो इसका तो कॉस्ट, मतलब जो परचेज करेगा उसका तो कॉस्ट घट जाएगा, बट जो सेल कर रहा है तो उसको तो फिर भी लॉस ही होगा ना। हाँ वो जो हम पिछला जिस पार्टी सेल किया जो हाँ। मेरे को, हाँ उसको उसको लॉस तो लॉस ही हो। बोनस शेयर तो कोई जानता भी नहीं ना कंपनी देगा कि नहीं देगा, और बोनस शेयर कंपनी पिछला साल को देख के नहीं देता। नहीं नहीं, ये जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे ना कि जैसे बाद में वो लिया तो उसको डिविडेंड तो बाद के हिसाब से मिलेगा ना। डिविडेंड बेटा देखो, डिविडेंड पिछला साल का प्रॉफिट के कारण इस साल बांटे। हाँ तो डिविडेंड लेकिन मान लीजिए आधे, बोनस शेयर ना, नहीं नहीं बोनस का हम बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, बोलो। बोनस का बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जैसे उस समय डिस्कस कर रहे थे ना कि हम बाद में लिए तो हमको डिविडेंड तो सब मिल गया, बट जो पिछला पार्टी है उसको तो डिविडेंड कुछ मिला नहीं क्योंकि मेरे पास था, तो उसको तो अल्टीमेटली वैसा लॉस ही हुआ ना। उसको तो लॉस हुआ, उसको तो लॉस, वही पूछ रहा था। उसको तो बोनस में भी लॉस हुआ। वो तुमको 5,000 शेयर बांट दिया, तुमको इस 5,000 शेयर का 1/5 कितना होगा, 1,000 शेयर, तो तुमको तो 5,000 के बदले में भी 1,000 फोकट में ही मिला। पर सर वो जो शेयर बेचा इसको, ठीक है, वो तो इतना बेवकूफ तो नहीं है। वो सच सोचो, मतलब सोचिए वो नहीं, तो 5,000 शेयर से बेचा, वो कैसे जज करेगा कंपनी कितना परसेंटेज डिविडेंड बांट रहे हैं। डिविडेंड छोड़िए ना, डिविडेंड छोड़ दीजिए, डिविडेंड तो वो साइड ये में कैसे रखिए। जज वो जो करेगा शेयर जब बेचा, वो देखो वो होता क्या है, शेयर बिकता है मार्केट प्राइस के ऊपर। हाँ मिस्टर सुब्रमण्यम जिस दिन ये 5,000 शेयर खरीदा है ना 1 जून, कितना में खरीदा है, 14 रुपीज, 16 14 हाँ। तो उसका पुराना हिल्ड था। नहीं 5,000 जो खरीदा 14 रुपीज पर नया शेयर 5,000 है ना, 14 रुपीज पर शेयर था। हाँ। तो जो ये जो मिस्टर सुब्रमण्यम को जो भी आदमी बांटा है वो तो 14 रुपीज में बेच के निकल गया। अब अगर वो 16 में खरीद के 14 में बेचा तो वो लॉस खाया, और वो 11 में खरीद के 14 में बेचा तो प्रॉफिट कमा लिया। वो वही बोलने जा रहा था। वो प्रॉफिट लॉस अलग है, बट बात हो रहा है डिविडेंड जो मिला या बोनस शेयर उसको तो वो नहीं मिला। सुब्रमण्यम वो पिछला पार्टी को कुछ नहीं मिलेगा उसका फायदा। हाँ वो तो डिविडेंड का तो पार्ट शेयर वाइज से वो लॉस खाएगा, मतलब जो पार्टी जो बेचा है। वो रख के रखता तो वो डिविडेंड भी कमाता। रख के रखा, हमको डिविडेंड मिल गया। हाँ ठीक है, वो तो होता है। और ये वो कंपनी वो पार्टी क्या प्रॉफिट लॉस कमाया होगा वो डिपेंड करता है उसका परचेजिंग प्राइस माइनस 14 रुपीज। हाँ। अब अगर वो 16 में खरीद के 14 में बेचा है तब तो लॉस, 2 का लॉस, 11 में खरीद के 14 में बेचा है या 12 में खरीद के 14 में बेचा है तो 3 का प्रॉफिट, जो भी है वो डिपेंड करता है उसके सिचुएशन पे। अगला सम्स करते हैं, ये भी बोनस और इसी के ऊपर ही है। ऑन 1/4/2011 एक्स लिमिटेड हेल्ड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड। 1 अप्रैल 2011 को
एक्स लिमिटेड के पास 10,000 शेयर है एबीसी लिमिटेड का, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया है। परचेज एट पार, मतलब खरीदा भी 10 रुपया में। चलो अच्छा, 10,000 का शेयर 10 रुपया में पर शेयर करके खरीदा। अब देखना मजेदार चीज जो हम लास्ट क्लास में समझाया तो वो अब काम लगेगा। द कंपनी पेड ब्रोकरेज एट 1%। ये खरीदने के लिए तो हमको कोई शेयर मार्केट में अकाउंट होना पड़ेगा ना, डीमैट अकाउंट। वो डीमैट अकाउंट तो किसी ब्रोकर के पास होगा ना, ब्रोकर। तो ब्रोकर तो क्या फोकट में मेरा काम करवा के देगा शेयर का परचेज? नहीं, कमीशन देना पड़ेगा उसको। क्या लिया? ब्रोकरेज लिया। तो वो ब्रोकरेज लिया 1%। हम लास्ट क्लास में क्या सिखाया था? ब्रोकरेज मेरे परचेजिंग प्राइस को बढ़ा देता है और सेलिंग प्राइस को गिरा देता है। लास्ट क्लास में बताया था हम। हाँ, क्लियर है मीनिंग की रिपीट करें मीनिंग? नहीं सर, नहीं सर, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, 1% ब्रोकरेज दिया तो 1 लाख का 1% कितना होगा? 1,000 रुपया। 1,000। तो देखो यहाँ पे 1 अप्रैल 2011 को टू बैलेंस बीडी नंबर ऑफ शेयर, तुम नॉमिनल वैल्यू भी लिख सकता था, ये लोग थोड़ा इजी रखने के लिए नंबर ऑफ शेयर वाला कॉलम बना दिया। बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको नंबर ऑफ शेयर ही बेटर लगता है क्योंकि उससे मेरे कंट्रोल में रहता है सम। तो 10,000 शेयर खरीदा था जिसका कॉस्ट कितना पड़ा? 1,01,000। कॉस्ट बढ़ गया ना, क्योंकि 1 लाख तो हम शेयर का दिए प्लस 1,000 रुपये हम ब्रोकरेज भी दिए। चलो ठीक है। फिर क्या हुआ? 1 जून 2011 को कंपनी परचेज अनदर लॉट ऑफ 5,000 शेयर एट 12 रुपीज ईच, ब्रोकरेज फिर 1%। फिर 5,000 शेयर 1 जून को खरीद लिया। तो देखो 1 जून को क्या लिखा? टू बैंक, नंबर ऑफ शेयर में लिखा 5,000, ब्रोकरेज कितना दिया है? 1%। तो 5,000 इंटू 12 रुपए में खरीदा, तो 5,000 इंटू 12 60,000, 60,000, 1% 600, तो 60,600 लिख दिया। हाँ, यहाँ तक तो सिंपल समझता एकदम। अब देखो 15 जून को क्या हुआ और उसके बाद 1 जनवरी को क्या हुआ, 15 अगस्त को क्या हुआ और 1 जनवरी को क्या हुआ। और यही है मजेदार ट्रिक, मजेदार नहीं, जो हम तुमको वो पर यूनिट कॉस्ट निकाल के दिखाया था ना अभी कि मेरा पर यूनिट कॉस्ट गिर जा रहा है बोनस शेयर के कारण, उसका तुमको इफेक्ट दिखाई देगा। 15 अगस्त को क्या हुआ है? एबीसी लिमिटेड इशूड बोनस शेयर एट 2 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड। 2:3 का रेशियो है, हर 3 के बदले में 2 बोनस शेयर दिए। 2। हमारे पास टोटल कितना शेयर था 15 अगस्त के दिन? 15,000। तो 15,000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, तुमको 10,000 शेयर फोकट में मिला। तुमको 10,000 शेयर फोकट में मिला। तो देखो 15 अगस्त को 2 बोनस शेयर लिख के 10,000 शेयर लिख दिया नंबर ऑफ शेयर में और कॉस्ट में ब्लैंक छोड़ दिया। नील। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? आखिरी लाइन नहीं सर। और यही है ट्रिक। ऑन 1 जनवरी 2012 एक्स लिमिटेड सोल्ड 10,000 शेयर एट 11 रुपीज पर शेयर। अगर तुमको हम सिंपली पूछता ना, तुम बोलते सर लॉस खा गया, है ना? हाँ, एक टाइप से। हाँ, लॉस खा गया, लेकिन बोनस शेयर उसको उस लॉस में भी प्रॉफिट देके जाएगा। क्योंकि देखो अगर हम तुमको ऐसे पूछते पवित्रो, तुम्हारे पास नंबर ऑफ शेयर कितना था? 15,000, और तुम्हारा कॉस्ट कितना हुआ? 1 लाख प्लस 60,000। 1,60,000 और 1 लाख, अब प्लस ब्रोकरेज भी जोड़ लो, प्लस ब्रोकरेज है 1,600 रुपया। 1,61,600 तुम्हारा परचेजिंग प्राइस था 15,000 शेयर का। हाँ, डिवाइडेड बाई 15,000 शेयर करो इसको, तुम्हारा आएगा 10 रुपीज 77 पैसा कॉस्ट। तुम बेचा कितना में? 11 रुपया में, प्लस 1% सेल के टाइम में भी ब्रोकरेज दे दिया, तो अल्टीमेटली तुम नुकसान खा जाता, है ना? हाँ, लेकिन अगर अब तुम बोनस शेयर को ऐड करके देखते हो, 10,000 बोनस भी तो मिला, तो 1,61,600 डिवाइडेड बाई तुम्हारे पास 25,000 शेयर है, तो अब तुम्हारा 6 रुपया 45 पैसा कॉस्ट है, 6 रुपीज 46 पैसा। तो अच्छा प्रॉफिट होगा। हाँ। अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, है ना? तो बोनस शेयर तुमको ऐसे फायदा देता है। ठीक है, चलो सम्स कंप्लीट करते हैं। तो पहला 3 काम बहुत आसानी से कर लिए। ओपनिंग बैलेंस था उसको लिख दिए, नया परचेज को भी लिख दिए, और बोनस शेयर जो मिला फोकट का
उसको भी मेंशन कर दिए सब में, यहाँ तक कोई चाप नहीं। अब नहीं, आ जाओ सेलिंग के ऊपर। 1 जनवरी 2012 को तुम कितना शेयर बेचा? 10,000, 10,000। कितना रुपए में बेचा? 11 रुपए ईच। 11। 10,000 इंटू 11 रुपया करोगे पहले। 1,10,000 रुपये तुम्हारी जेब में आना चाहिए, लेकिन आएगा नहीं। इस पे 1% ब्रोकरेज भी दियो, तो 1% ब्रोकरेज माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगा। 1,10,000 माइनस 1100 तुम्हारी 1,10,000 जेब में 1,08,900। हाँ, यहाँ पे ये बुक गलती की है, देखो हम काट के लिखा है, ये मेरा ही लिखा हुआ है। 12,000। बुक सीधा 1,12,000 लिख दिया, पता नहीं बुक क्या किया, ब्रोकरेज उल्टा ऐड कर दिया। भाई ब्रोकरेज तुमको मिलेगा थोड़ी, तुम शेयर बेचे हो और ब्रोकरेज भी तुम ही लोगे ब्रोकर से। नहीं, ब्रोकर क्या काम कर रहा है फिर? तो ब्रोकरेज तो तुम दोगे, तो यहाँ माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पे तुम लिखोगे नंबर ऑफ शेयर बाई बैंक बोल के 1 जनवरी को क्रेडिट साइड में 10,000 नंबर ऑफ शेयर, और कॉस्ट क्या लिखोगे? 1,08,900। 1,08,900। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर। बस अब फाइनली बैलेंसिंग फिगर करके बंद करना है सबको। उसके पहले प्रॉफिट निकालो। तो देखो तुम्हारा कॉस्ट क्या पड़ रहा था? 25,000 शेयर का। देखो कॉस्टिंग कैसे निकाला है, ये देखो। ओ अच्छा, एवरेज करके निकालना पड़ेगा ना। देखो यहाँ तो, हाँ तो से डीमेट अकाउंट में शेयर घुसने के बाद ये सेग्रीगेशन नहीं रहता है, कौन सा पहला कौन सा बाद में, वहाँ तो टोटल मिक्स हो जाता है। तो देखो हाँ, समझ में आ गया। हाँ, लास्ट डे आप बता रहे थे। लास्ट का 1,01,000 प्लस 60,600 डिवाइडेड बाई 25,000। 6 रुपया 46 पैसा तुम्हारा को। देखो हम गोला करके लिखा भी है, 6 रुपीज 46 पैसा तुम्हारा कॉस्ट पड़ा। तुम इसको बेचे में 6 रुपीज 46 पैसा इंटू 10,000 कर लो, तुम्हारा कॉस्ट पड़ा 64,640। 64,640 तुम्हारा 640। बेचे कितना में? 1,08,900। 44,260 तुम्हारा प्रॉफिट हुआ। 44,260 तुम्हारा प्रॉफिट हुआ। ये देखो 44,260 ये लो लिखा 2PL बोल के कॉस्ट में। हाँ, यहाँ तक क्लियर एकदम? हाँ सर। अब आ जाओ मजेदार पार्ट के ऊपर। तुम्हारे पास अभी भी कितना शेयर पड़ा है? 25,000। 15,000। 15,000। 15,000। तो भाई बैलेंस सीडी 15,000 करके, वो जो अमाउंट आया एवरेज करके 15,000 करके 15,000 इंटू 6 रुपया 46 पैसा 6.464। हाँ, वो कॉस्ट पे तुम लिखो 96,960। ठीक है? यस सर। तो ऐसे प्रेजेंट कर कॉस्टिंग का भी मतलब लॉजिक लग रहा है यहाँ पर। एकदम एवरेज प्राइसिंग करे। सेमी सेट टू मटेरियल कॉस्टिंग में हम तो बोलते ही है अकाउंट्स और कॉस्ट अपने आप में नेक टू नेक चलता है। कॉस्टिंग के टाइम में थोड़ा अकाउंट का लॉजिक लगता है, हालांकि जनरल एंट्री नहीं आता, लेकिन कैलकुलेशन का लॉजिक तो कॉस्ट में भी अकाउंट्स का कुछ कुछ आता है। कॉस्ट वो तो आता है। व्हिचएवर इज लोअर। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करते हो? स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर। तो ये काम तो कॉस्ट में भी करते हैं, और ये नॉलेज देता कौन है? अकाउंट। वैसे ही ये लिफो फीफो ये जो कैलकुलेशन हुआ, एवरेज कंसेप्ट जो लगा यहाँ पे, ये एवरेज प्राइस का जो कंसेप्ट है, ये मटेरियल चैप्टर पढ़ाता है तुमको कॉस्टिंग में। स्टोर्स लेजर का। हाँ, मटेरियल चैप्टर पढ़ाता है जनरली, ये चैप्टर ये पार्ट तुमको, और यहाँ पर काम लगता है। आखिरी टॉपिक बचा राइट इशू, वो नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे, और 2-3-4 सम्स और प्रैक्टिस करेंगे। बस ये पार्ट खत्म। इन्वेस्टमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा।